वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पुराने अध्याय जो हमने शुरू किया था जिसका नाम रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेमेटिक्स है, उसके एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। जैसा कि आपको मैंने पहले एक पिछले वीडियो में लास्ट में ये बताया था कि एक वेग का नियम या सांद्रता का नियम होता है, और ये नियम क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, या यूं कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। ये n जो था उसको हमने अभिक्रिया की कोटि कहा था, कोटि कहा था। अभिक्रिया की कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अणुसंख्यता को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब बात आती है कि पहले बात डिस्कस करेंगे हम अणुसंख्यता की, कि अणुसंख्यता क्या होता है। अणुसंख्यता यानी अणु प्लस संख्या, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अणुओं की संख्या यानी क्रियाकारकों की संख्या का योग ही क्या कहलाएगा, उसकी अणुसंख्यता कहलाता है। जैसे अभिक्रिया की अगर बात करते हैं कि N2 प्लस के 3H2 से 2NH3 बनता है। सही है, पढ़ रखी है आपने अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम वेल नॉन है, हैबर विधि। हैबर विधि जो है वो विधि किस में काम आती है, अमोनिया के निर्माण में काम आती है, आप लोगों को सभी को पता है। अब जरा देखें, इसमें नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 1, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3, कुल मिला के कितने अणु हो गए, 4। तो इसकी अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेम ऐसे ही कुछ और के लिए डिस्कस करते हैं। अभिक्रिया के लिए बात करूं, H2 प्लस के Cl2 क्या बन रहा है, 2HCl। यहां हाइड्रोजन का एक अणु प्लस क्लोरीन का एक अणु मिलकर कितने बन जाएंगे, 2। नेक्स्ट अगर बात करें हम H2O2 की, विघटन हो H2O बने प्लस हाफ O2 बने, यहां कितना अणु है, 1। समझ में आ रही है यहां तक बात। आगे देखें जरा, 2H2 प्लस के O2 मिलकर बनाएंगे 2H2O। क्लियर है, यहां 2 अणु ये रहे, 1 अणु ये रहा, टोटल कितना हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो इस प्रकार किसी अभिक्रिया के अंदर अणुओं की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। साथ ही साथ इस अणुसंख्यता की अगर बात करें तो अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रिया को नामकरण भी दिया जाता है। जैसे ये 1 अणु है तो इसको 1 अणुक अभिक्रिया कहेंगे, इसको द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे, इसको त्रिअणुक अभिक्रिया कहेंगे, इसको चतुर्अणुक अभिक्रिया कहेंगे, इसको बहुअणुक भी कह सकते हैं, बहुअणुक अभिक्रिया। यानी अणुओं की संख्या के आधार पर इन अभिक्रियाओं के नाम एकाणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक, चतुर्अणुक या बहुअणुक हो सकता है। अब इस चीज को देखते हुए जरा समझें क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो अभिक्रिया के अंदर ये कोई संतुलित अभिक्रिया है, इसमें क्रियाकारक अणुओं के सामने ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ 3 मान ही हो, ये 1 है, ये अकेला ही है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जब भी संतुलित समीकरण की अगर बात करते हैं तो उस संतुलित अवस्था के अंदर ये जो विधि देखते हैं और उनके अणुओं की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं वास्तव में, रस समीकरण मिति गुणांक। तो किसी भी संतुलित अभिक्रिया के समीकरण में रस समीकरण मिति गुणांकों का योग भी अपने आप में क्या होता है,
अणुसंख्यता होता है। अब ये विजुअल है, आराम से आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया में किसी तरीके से भी गौण नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, यानी सैद्धांतिक मान को प्रदर्शित करता है। तो अणुसंख्यता के लिए हमने कुछ चीजें सीखी। एक चीज और, यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड या अंक ऐसा है जो आधा हो, यानी 2.5 नहीं है, 1.5 नहीं है, यहाँ ये 3 पूरा है, 2.5 नहीं, 3.5 नहीं है, यहाँ 4 है, 4.5 नहीं है। तो इस तरीके से ये अंक क्या है, पूर्णांक है। और क्या 0 हो सकता है क्या? अगर मान लीजिए मैं यहाँ कहूँ कि N2 0 हो, H2 0, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, यानी ये 0 भी नहीं हो सकता है। अब इस चीज़ को एक बार लिख लें कि क्या होते हैं अणुसंख्यता के नियम के अनुसार। तो हम बात करें तो अणु संख्यता क्या होती है? नंबर 1, अणुओं की संख्या। किसकी? अणुओं की संख्या है, पर किसकी? क्रियाकारक अणुओं की संख्या। नंबर 2, कैसा मान है? हमने पूरे में देखा है, सैद्धांतिक मान है। नंबर 3, क्या उसमें कोई भिन्न थे? नहीं थे, तो यानी पूर्णांक। नंबर 4, क्या ये पूरा कभी इसमें कहीं शून्य दिखा? तो नहीं, तो ये शून्य नहीं हो सकता। सही है क्या नहीं? तो अणुओं की संख्या है एक तरीके से रस समीकरण मिति गुणांक, ये अपने आप में क्या होता है? अणुसंख्यता होता है। ये 4 छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको डिस्कशन में याद रखने होंगे। अब जरा देखें दूसरी तरफ, मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B से मिलकर के बनता है N3C, और अभिक्रिया के वेग को लिखा जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर N1 गुणा B कंसंट्रेशन टू दी पावर N2, यही कहते हैं। तो N1 प्लस के N2 मिलकर बनता है N, और ये हो जाएगा इसके के लिए अभिक्रिया की कोटि। ठीक है भाई, ये ध्यान देने वाली ये बात क्या है इसमें कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर सांद्रता की घात का योग क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। अब जरा सोचें, आप सोचें कि भाई अभिक्रिया के अंदर अणुसंख्यता भी मैंने बाहर लिखे हुए अणुओं को बताया था, तो ये भी तो वही है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ ये है बेटा कि अणुसंख्यता जो होती है वो तो प्रदर्शित करते हैं रस समीकरण मिति गुणांक की वजह से, लेकिन हम ये सांद्रता की घात का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सांद्रता की घात इस तरीके से होगी कि जो क्रियाकारक वास्तविक रूप से अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हमें दिखाई थोड़ी ना देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हमने लिखी थी अभिक्रिया N2 प्लस के 3H2 से मिलकर 2NH3 बनता है, क्लियर है? ये लिखी थी हमने अभिक्रिया। अब बताना जरा, क्या 3 अणु बात कर सकते हैं? नहीं, हम बात करेंगे 3 अणु की जगह 1 अणु की। तो ये NH3 अगर बने तो NH3 का 1 अणु बनाने के लिए क्या करना होगा? 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, क्लियर है? तो अब क्या हम ये कहें अभिक्रिया के लिए कि आधा N2 लूं और 1.5 H2 लिया जाए तब जाके NH3 बनेगा? ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए एक नया पद निकाला गया है जिसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। यानी अभिक्रिया में, उत्पाद निर्माण में क्रियाकारक की सांद्रता में जो वास्तविक परिवर्तन आता है, उस वास्तविक परिवर्तन को जब हम सांद्रता की घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उन घातों का योग ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब यहाँ दिखने में पता चल रहा है, इनको दोनों को जोड़ा जाए तो ये अपने आप में फ्रैक्शनल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि ये अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो हम देख कर पता नहीं लगा सकते, यानी सैद्धांतिक मान तो नहीं है। ये क्या नहीं हो सकता है? ये सैद्धांतिक मान नहीं हो सकता है। तो कैसा होगा? क्योंकि इसको देखकर पता नहीं लगा सकते हैं, तो अभिक्रिया होने पर पता लगता है, इसलिए कैसा मान होगा?
ये मान होगा प्रायोगिक। क्या सा मान होगा बेटा? प्रायोगिक मान होगा। पहली चीज तो प्रायोगिक होगी। दूसरी चीज क्या होगी? ये देखो गुणांक दिख रहे हैं, आधे हैं, यानी भिन्नों की अवस्था में हो सकते हैं, तो पूर्णांक नहीं, ये कैसे होंगे? भिन्न और पूर्णांक दोनों हो सकते हैं। अब तीसरी चीज, किसी अभिक्रिया के अंदर कोई जरूरी तो है नहीं कि पूरे अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो, किसी एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन भी तो हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे इसमें परिवर्तन शून्य हो जाए तो n1 पर डिपेंड करेगा, लेकिन n2 तो जीरो है, ठीक है क्या नहीं? या यूं कह सकता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अभिक्रिया के अंदर दिखने के लिए सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, और सांद्रता में परिवर्तन अगर दिखने के लिए नहीं हो रहा है तो उस अवस्था में अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो जरा इसको भी डिस्कस कर लें कि अभिक्रिया की कोटि के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया की कोटि, नंबर 1 क्या कहा हमने? सांद्रता नियम में क्रियाकारक की सांद्रता की घातों का योग, ठीक है, होता है। नंबर 2 कैसा मान होता है? प्रायोगिक मान। नंबर 3 क्या हो सकता है? हमने कहा था अभी कि एक तो पूर्णांक और दूसरा भिन्न। और तीसरी बात, सॉरी, फोर्थ पॉइंट जो हम बात करने चाह रहे हैं उसके लिए मैं क्या कहूँगा कि नंबर 4 ये कैसा हो सकता है? यह शून्य हो सकता है। सही है। अब ध्यान दें, हमारे पास इस तरीके से लिखने पर एक अंतर की टेबल आ गई है। इस टेबल को ध्यान से समझ लें कि अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि में डिफरेंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अणु संख्या जो होती है वो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं और क्रियाकारकों की कुल संख्या को कहते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि वास्तव में सांद्रता नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता की घातों का योग होता है। दूसरी ओर अणु संख्या एक सैद्धांतिक मान है, जबकि ये कैसा मान है? प्रायोगिक मान है। अगर मैं बात करूं इनकी तो ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अणु संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि कैसे होते हैं? भिन्नात्मक और पूर्णांक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरी चीज, ये कभी शून्य नहीं हो सकती है, ये शून्य होती है, जबकि ये शून्य कभी नहीं भी हो सकती, यानी ये यहाँ पर शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। नहीं होने का मतलब ये कि इसका मान कभी शून्य होगा ही नहीं। अणु संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको चाहे तो आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। अब ध्यान दे जरा, दोबारा से उसी टॉपिक पे आते हैं, अभिक्रिया की कोटि के लिए, और उसकी इकाई की हमने एक बार डिस्कशन किया था, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग नियम, वेग नियम जो हमने पढ़ा, इसके लिए हमने क्या कहा था? हमने ये कहा कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रता की घात n। सही है कि नहीं? अगर ऐसा है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू k सांद्रता की घात n। ठीक है। अगर इस चीज को देखें तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी कि एक स्थिरांक हम इस समानुपाती के निशान को हटाकर के क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या एक चीज़ लगा रहे हैं स्थिरांक के रूप में के, और इसी के को हम कहते हैं वेग स्थिरांक। क्या कहेंगे इसको बेटा?
वेग स्थिरांक कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझना, dx अपॉन dt अभिक्रिया का वेग, सांद्रता। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाए, इकाई हो जाए। ध्यान दें, यदि अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन क्या हो, इकाई हो, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्या हो जाता है, k हो जाता है। और इसको अपन कहते हैं विशिष्ट वेग। क्या कहेंगे बेटा, विशिष्ट वेग। स्पेसिफिक रेट जो होती है वो वास्तव में इकाई सांद्रता पर कैलकुलेट की जाती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, विशिष्ट वेग भी कहते हैं। अभिक्रिया के वेग के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सांद्रता की घात के n के समानुपाती होता है। जब इस समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो k इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि वेग स्थिरांक होता है। और ये वेग स्थिरांक जो है वो अभिक्रिया के लिए समानुपाती स्थिरांक का काम करता है। साथ ही साथ यदि अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कर दिया जाए, इकाई कर दिया जाए, तो ये मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस स्थिति में अभिक्रिया का वेग बराबर में किसके पहुंच जाएगा बेटा, ये मान जो है वो बराबर पहुंच जाएगा k के। और इसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग कहेंगे। समझ में आ गई बात। अब जरा इस चीज को देखें कि k के लिए इकाई का मान कैसे निकालें। तो k के लिए, k क्या है, वेग स्थिरांक। तो लिखें जरा, वेग स्थिरांक की इकाई। अच्छा, इकाई की बात करते हैं तो दोबारा से इस चीज को लिखूं कि अभिक्रिया का वेग बराबर k और सांद्रता की घात n। समझना बात को बेटा। अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं किस तरीके से, वेग क्या होता है, dx सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है, बराबर k। और सांद्रता क्या होती है, मोल बटे आयतन यानी लीटर, मोल प्रति लीटर n होता है सांद्रता। अच्छा, यहाँ से सांद्रता और समय दे रखे हैं। अब इस सांद्रता को भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ध्यान दें, सांद्रता में परिवर्तन यानी dx अपॉन के dt। अगर इस बात की बात करें तो यहाँ पर एक चीज समझो कि सांद्रता में परिवर्तन भी क्या होगा बेटा, सांद्रता बटे समय में परिवर्तन, समय बराबर के मोल बटे लीटर की घात n। अब इसको भी तोड़ करके किसमें लिख सकते हैं, तो मोल बटे लीटर गुणा समय बराबर k। और ये मोल बटे लीटर की होल घात n। सही है। यहाँ से k की घात निकाल, k का मान निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे कि k बराबर, ध्यान दें, ये मोल है, जैसे ही ये इधर आएगा मोल नीचे होगा, तो मोल की घात 1 माइनस के n। लीटर नीचे ही है, ये जाएगा ऊपर, तो n तो ऊपर रह जाएगा, नीचे घात 1 है, तो लीटर की घात n माइनस के 1। और सेकंड नीचे ही है यानी समय नीचे ही है, तो समय की पावर -1 यानी मोल 1 माइनस के n, लीटर n माइनस 1। और समय को कैलकुलेट करते हैं सेकंड में, इसलिए सेकंड इनवर्स। ये आपका एक इसके स्थिरांक की बात हो जाती है। जहां n क्या है बेटा, जहां n अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर इस चीज को लेकर चले तो लिख सकते हैं कि k बराबर मोल की पावर n 1 माइनस के n, लीटर n माइनस के 1 और सेकेंड इनवर्स। जब n बराबर 0 हो
तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया है ये, शून्य कोटि अभिक्रिया। और शून्य कोटि अभिक्रिया है तो n की वैल्यू 0 यानी k बराबर के मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये इसकी इकाई हो जाएगी। n बराबर 1 के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया। और जरा देखो अगर n की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो ये तो 0 और बचा सेकेंड इनवर्स, तो k बराबर के सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट n बराबर 2 के लिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया। और अगर ऐसा है तो दो लिख के जरा, दो जब रखते हैं तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, क्योंकि दो में माइनस 1 से -2 करेंगे तो माइनस का 1, और लीटर में 2 माइनस की 1 बराबर 1 यानी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सभी के लिए क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया की कोटियों के, या ये कह सकते हैं विभिन्न अभिक्रिया की कोटियों के लिए वेग स्थिरांक के मान निकाल सकते हैं। ज़रा इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और आपको ये बता दूं कि इसके बाद हम जो है कल नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा आएगा तो हम शून्य कोटि अभिक्रिया को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अब अभिक्रियाओं के कोटि के डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे क्लास में। आपको ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई लग रही हैं, जानी पहचानी लग रही हैं, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं आएगा मेरे हिसाब से। जल्दी ही हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला लॉकडाउन से मुक्ति दे और हम एक दूसरे से मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको उतार लें। नमस्कार।